प्रोफेसर अरुण कुमार जी, अमेरिका ने भारत सहित कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की जो बात आती भारत पर नहीं बढ़ाई, इस फैसले से भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा? भारत सरकार ने अभी तक कोई ठोस जवाबी कार्रवाई नहीं की। क्या यह भारत की व्यापार नीति की कमजोरी को दर्शाता है क्या? देखिए, ऐसा है कि भारत के ऊपर वो थ्रेटन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बार बार कि भारत टैरिफ किंग है, मतलब कि भारत में टैरिफ ज्यादा है। और उन्होंने अपना जो अभी कांग्रेस को जो एड्रेस किया उसमें कहा कि जो जितना हमारे ऊपर टैक्स लगाएगा हम उसके ऊपर उतना टैक्स लगाएंगे। तो वो अभी थ्रेटन कर रहे हैं। चीन के ऊपर तो उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिया है, लेकिन अभी मेक्सिको और कनाडा के पहले कहा था कि एक महीने बाद करेंगे, फिर अब फिर कह दिया कि एक महीने बाद करेंगे, एक महीने नेगोशिएट करेंगे। तो सब जगह नेगोशिएट कर रहे हैं जिससे कि वो अपने कंसेशन ले सकें सबसे। पर इससे हुआ क्या है कि अक्टूबर के बाद से अनिश्चितता का काल आ गया है दुनिया में। और जब अनिश्चितता का काल आता है तो उसमें डॉलर मजबूत होता है, बाकी करेंसी कमजोर होती है। तो हमारा रुपया कमजोर हो रहा है, और क्योंकि रुपया कमजोर हो रहा है तो स्टॉक मार्केट से कैपिटल बाहर जा रहा है, वापस जा रहा है जिस देश से आया था। तो स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, रुपया भी गिर रहा है। इसका असर यह है कि जो बाहर से सामान आता है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि जब रुपया कमजोर होता है तो बाहर का माल महंगा हो जाता है। और दूसरी बात यह कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है देश में वो कमजोर पड़ जाता है। तो उससे इन्वेस्टमेंट कमजोरी से क्या होता है कि फिर जो हमारा जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर पड़ता है, और जब प्रोडक्शन पे असर पड़ता है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है, और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उससे और ज्यादा असर होता है। तो कई तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा इन्फ्लेशन तेज होगा इससे, हमारे प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा इससे। और अगर टैरिफ लगा देते हैं तो इसका और ज्यादा असर पड़ेगा। तो इसलिए सरकार ने अपने बजट में, आपने देखा था कि बजट में ऑलरेडी उन्होंने कम कई चीजें जो अमेरिका के मतलब की हैं उस पर टैक्स कम कर दिया था, जो टैरिफ होता है, क्योंकि उनको लग गया था कि ये तो ट्रंप साहब करेंगे, आके वो कह ही रहे हैं। तो इसलिए वो ऑलरेडी इस पे एक्ट कर रहे हैं। दूसरा, अभी अमेरिका ने कल ही कहा है कि वो एग्रीकल्चर में चाहता है कि वो हमारे मार्केट में अपना जो सामान बेच पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर को हम प्रोटेक्शन देते हैं, और WTO के रूल्स के तहत हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, उस पर ज्यादा टैरिफ लगा सकते हैं। तो अब हम अगर जो यहाँ से टैरिफ कम करेंगे तो अमेरिका से जो माल आएगा तो हमारे कृषक को उसका असर पड़ेगा कि यहाँ पे दाम कम हो जाएंगे। और जब दाम कम हो जाएंगे तो उनकी आमदनी वैसे ही कम है, वो आमदनी उनकी और भी कम हो जाएगी। तो हमारे कृषक के ऊपर असर पड़ेगा। जो बाकी सेक्टर्स हैं जहां पे कि हम टैरिफ कम करेंगे, कुछ चीजें हैं जिन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, जैसे कि जो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल हैं, जो हार्ले डेविडसन का जो बार बार उदाहरण देते हैं, वो तो 100-200 ही आती हैं, उससे कोई फर्क पर। लेकिन जो हमारे जो मास प्रोडक्शन के आइटम्स हैं, जो मास एक्सपोर्ट के आइटम्स हैं, उन पे जब टैरिफ वो अपना लगा देंगे तो हमारा माल वहां कम जाएगा। फिर तीसरी चीज ये है कि दुनिया में ही उथल पुथल हो रही है, सभी देशों में उथल पुथल हो रही है, तो सब जगह लगता है कि वहां पे कमजोरी आएगी। जैसे टैरिफ लगाया चीन के ऊपर तो चीन के ऊपर असर पड़ेगा। यूरोप में ऑलरेडी जो रिसेशन चल रहा है, जर्मनी वगैरह में, तो वहां पे रिसेशन होने के चांस है, तो हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। जब हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा तो उसका दोबारा हमारे जो प्रोडक्शन पे असर पड़ जाएगा, कि हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, और जो हमारा प्रोडक्शन उसका असर पड़ जाएगा तो फिर बेरोजगारी उसका असर करेगी। तो कई तरह से हमारे जो प्रोडक्शन पे, हमारे इन्फ्लेशन पे, हमारे रोजगार पे, इन सब पे असर पड़ेगा। और सबसे बुरा इसका असर हमारे असंगठित क्षेत्र पे पड़ेगा। संगठित क्षेत्र तो फिर भी झेल लेगा कुछ, लेकिन असंगठित क्षेत्र है उसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। तो गरीब जो है वो और भी परेशानी में आ जाएगा। क्या अमेरिका की ये जो नीति है वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है? क्या महसूस होता है आपको? जी हाँ, बिल्कुल बड़ा खतरा है, क्योंकि अभी तक क्या था कि कैपिटलिज्म का एक सॉफ्ट फेस सामने आया था, जिसमें WTO के रूल्स के तहत जो कमजोर देश हैं, जिनके पास टेक्नोलॉजी कम है, उनको एक जो प्रावधान था कि वो टैरिफ लगा के अपना मार्केट को बचा सकते थे। लेकिन अब ये एक रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म आ गया है। इस रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म में आप सब तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जो जितना ताकतवर है उतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करेगा। तो अमेरिका यही कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट, मतलब कि हम पहले अमेरिका को देखेंगे, बाकी किसी और को देश को देखेंगे। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि जब मोदी साहब ने भी कहा था कि मेक इंडिया ग्रेट, तो जब अगर मोदी साहब ये मेक इंडिया ग्रेट कह सकते हैं, जबकि ये बात होती है कि इंटरनेशनल रिलेशन में हम आपस में समझौता कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, तो WTO में जो साझा हुआ था वो टूट रहा है अब। और इसकी वजह से दुनिया में ही जब सारे देशों में उथल पुथल होगी, और कैपिटलिज्म में ऑलरेडी क्राइसिस था, कैपिटलिज्म का क्राइसिस और बढ़ जाएगा। कैपिटलिज्म में डिमांड हम प्रॉपर जनरेट नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात चल रही थी, क्योंकि सबको रोजगार नहीं दे पा रहे थे। तो ये कहा कि जो जिनके पास रोजगार नहीं, कम से कम उनके हाथ में पैसा होगा तो डिमांड बनी रहेगी। तो ये दिखा रहा है कि कैपिटलिज्म में डिमांड की जो क्राइसिस चल रही थी, अब ये क्राइसिस और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जब सारी दुनिया में उथल पुथल होगा तो एक क्राइसिस बढ़ेगा। तो एक तरफ तो एक कैपिटलिज्म का क्राइसिस बढ़ेगा, दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बेतहाशा बेरोजगारी पैदा होगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये दो चीजें जो एक साथ आई हैं, तो मेरा मानना है कि अगले साल भर में बहुत ज्यादा उथल पुथल रहेगी इन दोनों चीजों के मिल जाने से। और ट्रंप साहब क्या है, वो शॉर्ट टर्म थिंकर हैं, वो लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाले आदमी नहीं है।
लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते होते तो वो फिर ये जानते कि जो कैपिटलिज्म का जो सॉफ्ट फेस है उसी से कैपिटलिज्म बचा हुआ था। जब वो कैपिटलिज्म का रॉ फेस सामने आएगा तो जो क्राइसिस बढ़ जाएगा। तो इसलिए ट्रम्प साहब जो कर रहे हैं वो दुनिया के लिए ठीक नहीं है, वो उनके अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अमेरिका में भी क्राइसिस है और अमेरिका का क्राइसिस और ज्यादा इससे बढ़ेगा ही। वो क्राइसिस का समाधान इसमें नहीं है। तो हालांकि वो कह रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट, लेकिन मेरा मानना है कि अमेरिका जो ग्रेट इससे नहीं होगा, अमेरिका में भी परेशानी होगी, क्योंकि अमेरिका में भी दाम बढ़ जाएंगे। अमेरिका में जब दाम बढ़ेंगे तो वहां पे भी उत्पादन कम होगा, तो इसलिए वहां पे उत्पादन भी कम होगा और एक रिसेशन की तरफ जो है अर्थव्यवस्था उनकी जाएगी। तो जो रिसेशन की तरफ जाएगी तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स फैक्टर होगा, क्योंकि एक तरफ जो उनका सेंट्रल बैंक है जो फेड है, फेड कहेगा कि भाई दाम बढ़ रहे हैं तो हम इंटरेस्ट रेट को और बढ़ा देंगे, जिससे कि दाम कम हो जाए, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो जो प्रोडक्शन और कम हो जाएगा तो रिसेशन हो जाएगा। तो ये जो स्टैगफ्लेशन की स्थिति की तरफ जो जा रहे हैं दुनिया में, उससे समाधान जो है निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के लिए और बाकी देशों के लिए। जी। चिन्मय मिश्र जी, बड़े भाई आपसे, ये अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ बढ़ाया है, कई प्रतिक्रिया आई, कनाडा है, चीन है, यूरोपीय संघ ने सख्त प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेकिन भारत की जो स्थिति है, भारत में चाहे वो लोगों को बेड़ियों में बांधकर लाने का मसला हो, तमाम मसले हो, जिस प्रकार वहां पर मोदी जी के समक्ष ही कह दिया ब्रिक्स का सदस्य देश है भारत, ये तो तमाम चीजें रही। तो क्या मोदी सरकार अमेरिका से डरती है या कोई कूटनीतिक रणनीति के तहत चुप है, क्या कारण है? और भारतीय मीडिया ने अमेरिका के इस कदम को कितना कवर किया है? क्या इसे दबाने की कोशिश की गई है क्या? उड़ गए हैं बाज चोंचों में लेकर, अपनी चैन से एक पल बिता सकने की ख्वाहिश, दोस्तों अब चला जाए उड़ते हुए बाजों के पीछे। अमेरिका का जो चिन्ह है वो एक बाज है, और वो बाज जो है वो पूरी दुनिया का चैन लूट रहा है। हम सब ये भूल रहे हैं कि अमेरिका इस 7 अरब की जो पूरी हमारी दुनिया है उसमें करीब 34-35 करोड़ है, 5% से थोड़ा कम है। और एक तरीके की जो दहशत जिसको अरुण कुमार जी कह रहे थे, वो पूंजीवादी, सॉफ्ट और हार्ड पूंजीवाद, दरअसल अमेरिका एक किस्म से अपनी पुरानी साम्राज्यवादी जो एक सोच है पूरी दुनिया की, जो ऐसा लगा था कि ब्रिटिश एम्पायर के साथ में खत्म हो गई, कि खत्म होने के साथ में वो उसको एक किस्म से रिवाइव करना चाहता है। और ये तभी संभव होता है कि जब आपके पास अपने जब संसाधन कम होते हैं तो आपको लूट की सूझती है। जो अगर हम इतिहास में जाएं तो ब्रिटेन का भी पूरा इतिहास वही है कि जब उनके पास जो पूरा नया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था उसका पैसा नहीं था, तो वो पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत के पैसों से हुआ है, भारत की कैपिटल से हुआ है। ठीक वही स्थिति मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका मतलब है कि अमेरिका इस वक्त ग्रेट नहीं है ना। ये वो कन्फेस कर रहे हैं कि उसको दोबारा उनको जो है वो एक किस्म से उसको ग्रेट बनाना है। तो ये जो पूरा है, और अगर हम ये कहें कि भारत डरता है या नहीं डरता, अब इतना बड़ा देश किसी से जो हमारे सामने है वो बहुत स्पष्ट है कि अगर एक देश, भारत जैसा देश, ये सोचता है कि वो सिर्फ एक्सपोर्ट पर जिंदा रह सकता है, और जो उसके पूरे एक्सपोर्ट का 10% के करीब है अमेरिका, उस 10% को भी, और जबकि वो ट्रेड सरप्लस में है इस वक्त भारत, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो इवन होगा। तो ये जो एक दहशत अमेरिका फैला रहा है, वो अपने आप में मुझे लगता है कि भारत जैसे बड़े देश के लिए, जिसमें अभी जो है वो मुश्किल से 10-15% जो है वो मध्य वर्ग है, जिसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है, जहां इस वक्त कंजम्पशन बढ़ने की गुंजाइश है, वहां पर इस तरीके की धमकी बहुत लंबे समय तक कारगर हो नहीं सकती। दूसरी बात, जहां तक एक 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 हमारा, जी, एक आपको याद दिला दूं कि चीन ने तो बाकायदा कहा है, चाहे टैरिफ वार करना हो, चाहे व्यापारिक लड़ाई लड़नी हो, चाहे और कोई युद्ध लड़ना हो, हम तैयार हैं। इस चुनौती को भी आप कैसे लेते हैं जी? देखिए, दुनिया में कोई भी देश अपने से दूर जाकर के जीत नहीं सकता। फिर वो, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, अमेरिका का ही है, वियतनाम आप देख लीजिए, वहां से उसको लौटना पड़ा है। किसी भी तरह की वॉर इस वक्त पर बहुत खतरनाक है, क्योंकि हर किसी का विकल्प मौजूद है, हर किसी का विकल्प मौजूद है। अगर अब आप डरा नहीं सकते। अगर आज से 25-30-40 साल पहले की बात होती तो
अमेरिका के पास परमाणु हथियार हैं तो हमारे पास भी। अगर हम एक्सपोर्ट से हैं, अगर हम अपना इंटरनल कंजम्पशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं और हमारी व्यापारिक नीतियां, खासकर जो नरेंद्र मोदी सरकार की अपनी कोई नीति है ही नहीं, मतलब अच्छी और खराब की बात तो हम बाद में करें, किसी भी तरह की कोई आर्थिक नीति है ही नहीं। एक ऐसा देश जिसके पास अपना कोई आर्थिक ढांचा ही नहीं है इस वक्त नीति के स्तर पर, वो किस तरीके से अमेरिका से लड़े? जिस वक्त पर हम खड़े हैं एक क्राइसिस के सामने, उस वक्त अगर आप अपने पड़ोसी को ललकार रहे हैं कि पाकिस्तान का हम ये करेंगे, वहां ये करेंगे, चीन को वो करेंगे। और जहां तक आपने मीडिया की बात करी, तो मीडिया तो ये समझ, अगर 2-3 अखबारों को हम छोड़ दें अंग्रेजी के, तो इसके अलावा पूरा मीडिया तो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि दरअसल ये हो क्या रहा है, क्योंकि उनके पास किसी भी तरीके के कोई विशेषज्ञ हैं ही नहीं, ना आर्थिक मामलों के, ना डिप्लोमेसी को देखने वाले, या राजनीति को, या ये जो पूरी विदेश नीति है इसको समझने वाले। तो ये जो पूरा दौर चल रहा है जिसमें अमेरिका एक तरीके से ये एक कोशिश कर रहा है कि वो धमका करके अपना काम करे। वो पनामा पे जिस तरीके की बात कर रहा है, उसके बाद आप देखें गाजा को, एक देश को, एक देश के हिस्से को वो एक रिसोर्ट में बदल देना चाहता है। इससे ज्यादा घृणित विचार तो मेरे ख्याल से होगा भी नहीं, इस धरती पर नहीं हो सकता किसी। हिटलर, हाँ मतलब हिटलर भी खत्म करना चाहता था। वो किसी के घर को एक अय्याशी का केंद्र नहीं बनाना चाहता था, उसकी अपनी समस्याएं थी, या वो खत्म करना चाहता था दुनिया को, या दुनिया को जीतना चाहता था, पर वो दुनिया को रिसोर्ट नहीं बनाना चाहता। आज 30 लाख लोग जो सड़कों पर पड़े हैं, जो रमजान में भूखे हैं, रमजान में उनके सामने खाने की समस्या है, और एक दूसरा देश कहता है कि मैं उन्हें खाना नहीं दूंगा, दूसरा अमेरिका जैसा स्ट्रांग देश ये कहता है कि मैं आपको खत्म कर दूंगा और वहां पर मैं एक रिसोर्ट बनाऊंगा। तो ये एक डिप्लोमेसी नहीं है ना, ये तो बहुत घटिया तरीके की एक राजनीति भी इसको हम नहीं कह सकते। ये जिस तरीके का वैसा ही मामला है जैसे शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक गोश्त का टुकड़ा चाहते हैं, वैसे ही आप एक गोश्त चाह रहे हो, एक देश चाह रहे हो, आप उसको खाना चाह रहे हो। आपके दांत जो हैं, मतलब शवाइस का जो भाषण है, वो मुझे लगता है कि ये दोबारा से हमें रिपीट करना होगा कि वो जो बारूद की गंध है, वो गंध अब पूरी दुनिया में फैल रही है। वो जो उस वक्त शावेज ने सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा में उस गंध को सूंघा था, वो गंध उन्हें आई थी, अब वो गंध जो पूरी दुनिया में फैल रही है। और वो ऐसा मान रहा है कि भारत जो है वो क्वाड बनाने के बाद भारत जो है वो चीन के खिलाफ खड़ा होगा। भारत की हैसियत नहीं है, बहुत साफ बात है कि वो किसी के भी खिलाफ खड़ा हो सकता। पिछले 10 सालों में, 11 सालों में जो कुछ हुआ है, क्योंकि किसी के भी खिलाफ या पक्ष में, दोनों स्थिति में खड़े होने के लिए आपके पास एक नैतिक बल होना चाहिए, एक नैतिक साहस होना चाहिए, जिसको हम खो चुके हैं। वो तटस्थता की नीति वो नहीं है जिसमें आप संयुक्त राष्ट्र संघ से एब्सटेन कर जाते। आपको किसी के पक्ष में खड़े होना पड़ेगा, इतिहास उसको देखेगा। और भारतीय मीडिया के पास तो विश्लेषण की ताकत या हिम्मत ही खत्म हो चुकी। इसलिए जो अमेरिका का ये पूरा नया दौर है, इस पूरे नया दौर ये लग रहा है कि अमेरिका अपने आप में बहुत हताशा के दौर से गुजर रहा है, और उस हताशा में हमेशा व्यक्ति आक्रामक होता है। उस आक्रामकता में वो जो कुछ गेन कर ले वो कर लेगा। पर बहुत सीधी सी बात है कि अगर भारत में 80 करोड़ से ऊपर लोग 5 किलो अनाज शासन के देने पर निर्भर हैं, तो अमेरिका का जो भी इंपोर्ट होगा, वो अगर कृषि पदार्थों पर, जिस पर वो बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, तो उसका कोई बहुत फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि हमारी तो परचेजिंग कैपेसिटी ही खत्म हो चुकी है। हम क्या करेंगे उन प्रोडक्ट्स का जो वहां से आएंगे? जी जी अरुण जी, हेलो। जी हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, हाल ही में भारत ने अमेरिकी कंपनियों को कई टैक्स में छूट दी है, जबकि अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर कोई छूट नहीं दी। अभी मतलब टैक्स बढ़ाने की बात अभी चली रही है, लेकिन ये मुकाबला जो होता है अरुण जी, ये तो बराबरी में होता है। हमसे 5 गुना ज्यादा उसकी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की, और जहां आज अमेरिका है वहां तक पहुंचने में भारत जिस रफ्तार में चल रहा है, 70 साल लग जाएंगे। 70 साल में अमेरिका कहां पहुंच चुका होगा? ये जो पूरा मामला है, और भारत अमेरिकी तकनीकी और निवेश पर काफी निर्भर है, क्या इससे भारत कमजोर स्थिति में नहीं आ जाता है क्या? और भारत अगर आत्मनिर्भर बनना चाहता है तो उसे अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कैसे कम करनी होगी? देखिए, अमेरिका हमसे 8 गुना बड़ा है, 5 गुना नहीं, 8 गुना बड़ा है इस समय। माफी चाहता हूँ हाँ, जी।
तो वो मतलब उनकी जो ताकत है मिलिट्री टर्म्स में, इकोनॉमिक टर्म्स में, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में, ये बहुत हमसे ज़्यादा है। और आजकल जो वैश्वीकरण हो रहा है वो टेक्नोलॉजी पे निर्भर करता है। जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी वो आगे चला जाएगा। जैसे चीन ने टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप की है, तो चीन काफ़ी आगे निकल गया है, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। और भारत की स्थिति यह है कि हम हाई टेक्नोलॉजी आइटम भी वहां से इंपोर्ट करते हैं और लो टेक्नोलॉजी आइटम भी करते हैं। तो मतलब जैसे एपीआई फॉर फार्मास्यूटिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स हैं, बाकी टेलीकॉम का इक्विपमेंट है, ये सब आता है। और फिर हमारे यहाँ मांझा भी आता है, और गणेश की मूर्ति भी आती है, और जो दिवाली लाइट भी आती है, पिचकारी भी आती है। तो हाई टेक्नोलॉजी या लो, तो हम मतलब बहुत पिछड़ गए हैं इस सब में। तो इसीलिए मैंने कहा था कि एआई से जबरदस्त खतरा है दुनिया में इस समय, जो कैपिटलिज्म का क्राइसिस और ज्यादा बढ़ा देगा। तो भारत आज एआई में भी बहुत पीछे है। जो दो देश आगे हैं एआई में, एक तो अमेरिका है और एक चीन है। और अमेरिका तो बहुत आगे है, लेकिन चीन बहुत पीछे भी नहीं है। और हम उनसे दोनों से बहुत पीछे हैं आज एआई के संदर्भ में। तो अगर भारत को कुछ मुकाबला करना है दुनिया में, तो भारत को अपने जो अंदरूनी स्थिति है उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ जहाँ 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, गरीबी की रेखा के आसपास ही हैं वो लोग, तो वो जो है वो एक बहुत बड़ी कमजोरी है देश की, जिसके चलते हुए हम वो नहीं कर पाते हैं जो हमें करना चाहिए। जो 142 करोड़ के जो जनसंख्या है उसके एवज में जो करना चाहिए। तो हमारी कमजोरी, हमारी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जिसके तहत हम चल के अपने को बेहतर कर सकें, टेक्नोलॉजी में कर सकें, उत्पादन में कर सकें, जो गैर बराबरी है उसको कम कर सकें। तो सरकार का जो सारा का सारा दारोमदार है वो सारा है कि संगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाओ, असंगठित क्षेत्र को कम करो। उसी से गैर बराबरी बढ़ती जा रही है। हमारा स्थान दुनिया में अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से 140वां स्थान है अभी। और सरकार कहती है कि हम बड़ी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन मेरा मानना है कि जो हमारा जीडीपी का डेटा है वो सही नहीं है। जीडीपी में हम कहते हैं कि हम 6.5-7% बढ़ रहे हैं, पर लेकिन वो बढ़त है सिर्फ संगठित क्षेत्र की, असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे है। तो अगर वो गिरावट को हम अलग से जोड़ लें तो हमारी अर्थव्यवस्था 1 या 2% के अनुसार बढ़ रही है, ना कि 6 या 7%। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अभी हम 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हो पाए हैं, अभी हम 9वीं बड़ी अर्थव्यवस्था ही हैं। और इसीलिए हम आगे आने वाले 3 साल में जो सरकार कहती है हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे, अभी हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भी इस रूप में नहीं हो पाएंगे। और जो कहते हैं कि 1947 तक हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, समृद्ध इकोनॉमी हो जाएंगे, वो भी नहीं होगा इस तरह से। जब तक हम अपने असंगठित क्षेत्र पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारे देश की कमजोरी सब लेवल पे दिखेगी। वो उत्पादन के लेवल पे दिखेगी, कंजम्पशन के लेवल पे दिखेगी, इन्वेस्टमेंट के लेवल पे दिखेगी, और सब लेवल पे वो परेशानी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ये क्राइसिस दुनिया में बढ़ रहा है उसका असर सबसे ज्यादा हमारे असंगठित क्षेत्र पे होगा। और असंगठित क्षेत्र में सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो कृषि है। कृषि में करीब करीब 46% लोग काम करते हैं। तो ये जो कृषि क्षेत्र है इसके ऊपर ही सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारा जो कृषि का मार्केट है उस पर कब्जा करना चाहता है। जैसे एप्पल्स हैं, जैसे कि आमंड्स हैं, जैसे कि पिस्ता है, फिर मक्का है, इन सब चीजों में वो चाहता है कि वो वहां से एक्सपोर्ट करे, क्योंकि उसके पास सरप्लस है। तो वो जब एक्सपोर्ट हमारे यहाँ करेगा ज्यादा, तो दाम यहाँ कम हो जाएंगे, तो कृषक को कम दाम मिलेगा। अभी भी कृषक को जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, वो दाम और भी कम हो जाएगा। जब और कम हो जाएगा तो जब कृषक की परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। उसी तरह जो हमारा असंगठित क्षेत्र उत्पादन कर रहा है वो compete नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो माल जब बाहर से आएगा, जो टेक्नोलॉजी की जिसकी ज्यादा उन्नत है, तो वो टेक्नोलॉजी का माल जो आएगा तो वो हमारा जो छोटे जो उत्पादक हैं उनके ऊपर और बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि डब्ल्यूटीओ में ये होता है कि अगर आप किसी को एक पर्टिकुलर टैरिफ दे रहे हैं तो बाकी देशों को भी वही टैरिफ देना पड़ेगा। तो अगर हम अमेरिका के लिए टैरिफ कम करेंगे तो बाकी देशों के लिए भी हमें टैरिफ कम करना पड़ेगा। तो अमेरिका से माल चाहे ना आए, पर वो चीन से आ जाएगा, वियतनाम से आ जाएगा, और दूसरी जगहों से आ जाएगा। तो कुल मिला के हमारे ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत पिछड़ गए हैं। हमारा उत्पादन उतना प्रोडक्टिव नहीं है जितना कि उत्पादन और कई सारे देशों का है। तो कुल मिला के भारत की स्थिति बहुत कमजोर है। इसीलिए सरकार बार बार झुक रही है। सरकार अभी किसी उसने कोई इस पे बयान नहीं दिया। और ये जो बयान जो ट्रंप साहब से आया है कि जब भारत ने एग्री कर लिया है, हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी भी कह रहे हैं कि हमको कुछ साझा कर लेना चाहिए। तो ये हमारी कमजोरी जो है वो दिखा रहा है कि हम खुल के कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन पीछे पीछे हम भी कह रहे हैं कि अमेरिका से भी हम जो जूझ नहीं सकते हैं, टैरिफ हम कम कर देंगे कई चीज़ों पे, और वो टैरिफ हम करेंगे तो हमारे सारे उत्पादन और सारे जो परेशानियां हैं तरह तरह की, वो हमारे देश में होंगी। और जैसे कि चिन्मय जी ने कहा कि जो हमारा जो देश है वो गरीबों का देश है अभी भी, जहाँ पे कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं।
तो उनका क्या होगा जब उनके पास काम नहीं होगा, दाम बढ़ेंगे, और जब वो उनके पास खाने पीने की जगह कमी हो जाएगी तो हमें सब्सिडी और बढ़ानी पड़ेगी, तो बजट में भी हमारे असर पड़ेगा। जब बजट पे असर पड़ेगा तो उसका असर फिर अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा। तो कई तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पे बहुत बुरा असर इसका पड़ने वाला है। तो ये इसके लिए अभी से हमको सावधान होना पड़ेगा, और हमको कोशिश करके अपने असंगठित क्षेत्र को आगे बढ़ाना पड़ेगा, कृषि को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और रोजगार जो है पैदा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके हालात हमारे सुधरेंगे। जिनमें भाई अभी 2019 में हाउडी मोदी और 2020 में नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया गया, लेकिन मोदी को शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं बुलाया गया। ये इंगित करता कि अमेरिका को अब मोदी की जरूरत नहीं है। और ट्रंप के आने के बाद ब्रिक्स और भारत की विदेश नीति पर क्या असर आप देखते हैं? क्या ट्रंप का जो तौर तरीका है उस तौर तरीके पर भारत को भी चलना चाहिए या कुछ और तरीका रखना चाहिए? दरअसल बहुत सीधी सी बात है कि मोदी जी को ना बुलाना या बुलाना, दोनों स्थितियां बहुत साफ हैं कि अमेरिका की निगाह में भारत इस वक्त एक उनकी कॉलोनी जैसा बन गया है। वो जैसा चाहें, और उसकी दो बड़ी वजह हैं कि भारत की निर्भरता दोनों क्षेत्रों में, जिस तेजी से लोगों का वहां पर जाना हुआ, भारतीयों का वीसा के माध्यम से या नागरिकता के माध्यम से, वो बहुत खतरनाक हुआ है। तीसरी बात यह है कि पूरी दुनिया में ऐसा लग रहा है कि सिवाय अर्थ के या आर्थिक व्यवस्था के या और कोई दूसरी चीज अब काम ही नहीं कर रही। जो सबसे बुरी स्थिति है कि हम जिस चीज को भी देख रहे हैं उसको सिर्फ आर्थिक परिस्थितियों से जोड़ करके देख रहे हैं। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, उस तरीके से दुनिया को देखना करीब करीब बंद हो चुका है ना। हम ये देख रहे हैं कि हमारे रोजगार पैदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है, पर सवाल इस बात का है कि हम में से कोई भी, जैसा अभी बात प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं, कि हम हमारे यहाँ किस तरीके के रोजगार होंगे। जो हमारा अमेरिका का एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट में तो ज्यादातर 99% जो लोग हैं वो तो बहुत बड़े व्यापारी हैं जिनके हितों को सरकार बचाना चाहती है। और भारतीय विदेश नीति तो लगातार असफल हो रही है, और ऐसा जिस तरीके से कोई आर्थिक नीति नहीं है, ऐसे ही भारत की लगता है कोई विदेश नीति नहीं। हम अमेरिका को छोड़ दें, हमारी पाकिस्तान के साथ क्या नीति है, इवन म्यांमार के साथ क्या नीति है, और भी नीचे जाएं तो मालदीव के साथ हमारी क्या नीति, नेपाल के साथ हमारे क्या संबंध, चीन के साथ हमारे किस तरीके के संबंध हैं। तो भारतीय विदेश नीति में जो एक प्रखरता थी आज से 15 साल पहले तक, जो प्रखरता थी, वो अपनी कमजोरी के बावजूद भी उसकी अपनी एक आवाज थी। हम उसको नेहरू के समय से नहीं तोल सकते कि नेहरू की अपनी एक आवाज थी। अमेरिका में इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से बांग्लादेश की वार के समय या क्राइसिस के समय या PL 480 के समय जिस तरीके से बातचीत की है, हरित क्रांति को हमारे यहाँ लाए हैं, वो हिम्मत दिखाने के लिए दरअसल आपको अपनी जमीन पर बहुत स्ट्रांग तरीके से खड़े होना पड़ेगा। अगर इसलिए गांधी ने बहुत पहले एक बात की थी कि इस देश को बचना है तो और बने रहना है, तो इसका एकमात्र जो समाधान है या एकमात्र जो जरिया है वो सर्वधर्म समभाव का है। हम इसको बहुत छोटे से ले रहे हैं। हम भारत को बचाने में ऐसा सोच रहे हैं कि शायद कोई आर्थिक नीति अमेरिका बदल देगा तो हम बच जाएंगे। हम नहीं बच पाएंगे। और ये बात अमेरिका में जिस तरीके से रेसिज्म की नए तरीके से शुरुआत हुई है, दुनिया के कई देशों में हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से इजराइल का जो पूरा रुख है, इटली का जो रुख है, फ्रांस में जिस तरीके से अतिवाद बढ़ रहा है, या जर्मनी में जो जीत है, उस सबके बीच में हमारी जो आजादी से पहले और आजादी के बाद की जो सोच थी और आजादी के आंदोलन की जो सोच पूरी दुनिया को लेकर के थी, उसको अगर हम नहीं रिवाइव करेंगे, जो भाषण नेहरू ने 14 अगस्त की आधी रात को दिया है, वो भाषण को अगर हम नहीं दोहराएंगे तो हम बच नहीं सकते। हम क्या, पूरी दुनिया नहीं बच सकती। तो जिस तरीके की दुनिया को अगर हम सोच रहे हैं कि अगर हम आर्थिक तरीके से अमेरिका की मदद कर लेंगे या ले लेंगे या दे देंगे या टैरिफ कम कर लेंगे या ज्यादा कर लेंगे, वो अपने आप में पूरी बात नहीं है। वो अपने आप में बहुत छोटी सी चीज है। भारत की इकोनॉमी में अमेरिका का होना या ना होना, या टेक्नोलॉजी का होना या ना होना, ये देखता है। हम इस बात को टाल सकते हैं कि भूटान क्या है और क्या नहीं है, या पर हमें हमारा जो जीने का नजरिया है या हमारे तरह की सभ्यताओं को जो जीने का नजरिया रहा है, जो ढंग रहा है, उस पर सोचना पड़ेगा। अगर गांधी बहुत पहले कहते थे कि पश्चिम को अभी सभ्य बनना है, और अमेरिका को लेके जो उनके विचार थे
उस पर पुनर्विचार हमको सोचना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा कि दुनिया सिर्फ आर्थिक नीतियों से नहीं चलती। उसके सभ्य होने में अर्थव्यवस्था के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। अमेरिका का बनना, अमेरिका का जिस तरीके से लूट आधारित जो पूरा समाज बना है, जिस तरीके से उसने अपने नेटिव्स को खत्म किया है, हम क्या दोबारा उसी कोलंबस की दुनिया में लौटना चाहते हैं जो लूट पर थी, या वैसी दुनिया जिसको भारत ने उसके बावजूद भी बनाए रखा और एक आजादी का पूरा संघर्ष दुनिया के सामने दिया है? तो ये हमको देखना पड़ेगा। जो हमारा सबका सोचने का नजरिया बहुत कुछ अर्थ के आसपास आकर के अटक गया है कि अगर सिर्फ टैरिफ वार से अमेरिका को हम हरा या जिता सकते हैं या संबंध बना सकते हैं, नहीं, अमेरिका वहां रुकेगा नहीं। जिस तरीके से ब्रिटेन ने अपनी पूरी सभ्यता को दुनिया में फैलाने की कोशिश की थी, नेहरू तो 1936-37 में कह चुके हैं कि आने वाले समय में अगर हमें ब्रिटेन से उतना खतरा नहीं है जितना अमेरिका से है, वो आज प्रूव हो रहा है। ये बात हमारे सामने है। दुनिया के इतिहास में 150 साल बहुत मायने नहीं रखते, पर हमें चीजों को आर्थिक नजरिए के अलावा, आर्थिक नजरिया को छोड़ देने से भी बात नहीं बनती, पर एक हमें, अगर हम उस आर्थिक के साथ में सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर और नैतिक तौर पर नहीं सोचते हैं, तो अमेरिका आज जैसा है वैसा स्वयं भी बना नहीं रह सकता। अगर वो चाहता है कि उसके 51वां एक नया राज्य उसमें जुड़े, तो ये भी हो सकता है कि अमेरिका 49 भी हो जाए। ये बहुत दूर की बात नहीं है। और रूस का विघटन हम देख चुके हैं, हम रूस का विघटन देख चुके हैं। दुनिया विघटित होती है, युगोस्लाविया हमारे सामने है, लेकिन जुड़ने के एग्जाम्पल भी हैं हमारे सामने, वो जर्मनी हो या वियतनाम। टूटना और जुड़ना जरूरी है। आप जब जरूरत से ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो सिवाय टूटने के और कुछ नहीं होता। अमेरिका उसी राह पर चल रहा है, कोई माने या ना माने। रूस भी उसी राह पर चला और छिन्न भिन्न हो गया। आज आपस में लड़ रहे हैं, यूक्रेन का युद्ध है। आज आप ये देख लीजिए कि यूक्रेन को लेकर के रूस, चीन एक है और अमेरिका उनके साथ एक गुट है। इसलिए चीन के साथ भी जो चल रहा है, क्या वो एक नूरा कुश्ती है, उस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि अंततः सबकी निगाहें यूक्रेन पर हैं। यूक्रेन के और यूक्रेन के बहाने पूरे पुराने सोवियत रूस पर है, पूरे यूरोप पर है। इसलिए सिर्फ अर्थनीति को सोच लेने से बात बनेगी नहीं, ऐसा मेरा मानना। ये अरुण जी, अमेरिका में भारतीय प्रवासी गरीबों को पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी लगाकर बांध कर भेजा जा रहा है और दुनिया के अमीर लोगों को अमेरिका में निमंत्रण दिया जा रहा है। तो इस पूरे मसले पर क्या भारत में जो उच्च कौशल वाले हमारे लोग हैं, उनको भारत में रोक करके अच्छे अवसर देने की ओर नहीं बढ़ना चाहिए क्या? और ये जो स्थिति है भारत के लोगों की कि वहां से और अभी मेरी बात हुई थी, अमेरिका में एक पत्रकार है, वो बल्कि ट्रंप की पार्टी जुड़ गई है, तो वो कुछ कारण से अभी जुड़ी नहीं है। उन्होंने कहा कि मार्च के बाद शायद सीधे संवाद करना शुरू करेंगी। उनकी तो राय ये है कि भारत के लोगों की जो कागजों में कमी है, वो संख्या 25 लाख से ज्यादा अमेरिका में है। इनके कागजात बहुत पुख्ता तरीके से, अगर जांच पूरी शिद्दत के साथ की गई तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है वहां पर। ये वहां के लोगों का मान जी। देखिए, जो भी उन्नत देश हैं, वो सबके पास जो स्किल्ड वर्कर है उसकी कमी है। खासकर जैसे कि सॉफ्टवेयर है, आपका एरोस्पेस है, इन सब जो हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स हैं, तो वो चाहते हैं कि वो लोग वहां पे जाएं। और जो मतलब कम जेट जिनकी स्किल है, वो लोग वो नहीं चाहते हैं। हालांकि वहां पे उनकी भी कमी है, क्योंकि जो वहां का जो आम आदमी है वो कई तरह के काम नहीं करना चाहता है। तो जो हमारे यहाँ से लेबर जाता है, वो लेबर वहां पे जाके सस्ते में जब काम करता है, क्योंकि जो गैर कानूनी तौर पे जाता है, तो अमेरिका में जैसे $15, $10 ऐसे करके वहां पे मिनिमम वेज है, तो ये लोग $5, $4 पे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उससे जो वहां पे जब बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कृषि में है, कृषि में आपको फल तोड़ना है, सब्जी काटना है, ये सब करना है, तो उस काम के लिए सस्ता लेबर मिल जाता है, तो उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो इसीलिए ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि जो हमारे काम हैं, जो कि क्योंकि दुनिया में इंटरनेशनल डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, हाई टेक्नोलॉजी आइटम्स में एडवांस कंट्रीज में है, और जो लोअर इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज में है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज में जो है, उससे उनको सस्ता माल मिल रहा है, तो उससे जो उनकी जो अर्थव्यवस्था बेहतरी पे चल रही है। तो इसलिए ट्रम्प साहब क्या चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि हमारा जो हाई टेक का जो लेबर है, जो मतलब काम करने वाले लोग हैं, वो तो वहां जाएं, जिससे वो हाई टेक में स्पेशलाइज करें
और लो टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वो जो गरीब देश हैं वो प्रोड्यूस करते रहे सस्ते दामों पे। तो अब जैसे टेक्सटाइल है, उसमें चीन भी उत्पादन करता है, भारत भी करता है, वियतनाम भी करता है, हम कंपटीशन में हैं और हम सस्ते दाम में उनको देते हैं। जो हाई टेक्नोलॉजी के आइटम्स हैं वो महंगे हमको मिलते हैं। महंगे से मतलब है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड जिसको कहा जाता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे खिलाफ चले जाते हैं। तो इससे जो उन्नत देश हैं जैसे कि ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, अमेरिका, वो जितना उनमें समृद्धि है वो इस आधार पे है कि हम उनको सस्ता माल दे रहे हैं, इसलिए वहां पे ज्यादा सुख समृद्धि है। तो इसलिए वो चाहेंगे कि जो हमारा जो जो वेल ट्रेन्ड लेबर है, आईआईटी का है, बाकी और जो जिसके पास उच्च शिक्षा है, वो लोग वहां जाएं, न कि जो वहां पे जो अनस्किल्ड लेबर है वो जाए। हालांकि उनको जरूरत अनस्किल्ड लेबर की भी है, क्योंकि बहुत सारे काम तो अनस्किल्ड लेबर वहां पे कर ही रहा है। पर इनका ये मानना है कि ऐसा हो। और भारत में क्या कमजोरी है कि हम जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम जो संगठित क्षेत्र है उसमें सिर्फ 6% लोग काम कर रहे हैं, और वो इतना ऑटोमेटेड होता जा रहा है कि वहां पे काम बन नहीं रहा है। तो अभी जैसे कि उत्तर प्रदेश में 2016 में 360 नौकरी निकली थी पियोन की, तो उसके लिए 23 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, जिसमें 380 पीएचडी थे, 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे। तो आपने पीएचडी भी कर लिया, बीटेक, एमटेक भी कर लिया, और आप जो पियोन की नौकरी के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपको काम नहीं मिल रहा। तो हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है वो 15 से 29 साल के बीच के बच्चों की है, और जितने वो ज्यादा शिक्षित हैं उतनी ही ज्यादा बेरोजगारी है। और इसीलिए जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हमारी जितनी डिग्री है उस तरह का हमें काम नहीं मिल रहा। और उसकी वजह यह है कि सरकार का जो सारा तवज्जो है वो संगठित क्षेत्र की तरफ है, ना कि असंगठित क्षेत्र की तरफ। और संगठित क्षेत्र की जो वो घटाना चाह रहे हैं, तो उनकी नीति है कि हम ट्विन नीति है, एक तरफ बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स क्रिएट करो, टाटा, बिरला, अडानी, ये सब क्रिएट कर दो, और वो फिर जब ग्लोबल कंपटीशन में जाएंगे। और दूसरी तरफ 80 करोड़ को गरीब रखो, जिससे कि उनको कुछ अनाज दे दो, कुछ उनको जो फ्रीबीज दे दो, और जिससे कि उनका वोट मिलता रहे। तो ये ट्विन स्ट्रैटेजी जो है ये बड़ी गलत नीति है, क्योंकि इसके चलते हुए गैर बराबरी तो बढ़ ही रही है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था का क्राइसिस भी बढ़ता है और सामाजिक परेशानियां भी बढ़ती हैं। क्योंकि जब इस तरह की गैर बराबरी होती है तो जो नीचे का तबका है वो हताशा और निराशा में होता है। हमारे जो बच्चे हैं जिनको नौकरी ठीक नहीं मिल रही है वो भी हताशा और निराशा के शिकार हैं। तो बहुत बड़ी लेवल पे वो सिर्फ अपना टाइम मोबाइल पे खर्च करते रहते हैं, या वो ड्रिंक्स और ड्रग्स पे चले गए हैं। अब ड्रिंक्स और ड्रग्स के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो परिवार में छीना झपटी हो रही है, यानी कि वायलेंस जो है वो परिवारों में चली गई है। इसका असर हमारी पॉलिटिक्स पे भी पड़ रहा है, क्योंकि जब बच्चों के पास काम नहीं होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज उनको थोड़े से पैसे देके उनको अपना एक तरह से आर्मी क्रिएट कर रहे हैं, जिससे कि वो अपना प्रचार वगैरह कर सके। तो ये जो परेशानी है आज हमारे देश में, वो सिर्फ हाई टेक्नोलॉजी की नहीं है, वो लो टेक्नोलॉजी की नहीं है, वो पॉलिटिकल और सोशल भी है। ये पॉलिटिकल और सोशल जो है ये कहाँ से आ रहा है? ये बाजारीकरण से आ रहा है। देखिए, बाजारीकरण में होता यह है कि हम सोचते हैं कि हम लोग होमो इकोनॉमिकस हैं, मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स मैटर करती है, समाज मैटर नहीं करता, पॉलिटिक्स मैटर नहीं करती, कल्चर। एक आपसे महत्वपूर्ण मामला ये जो था कि अमेरिका द्वारा ये चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध लगाने से भारत के व्यापार और सामरिक हितों पर क्या असर पड़ेगा। और हैरानगी इस बात की है कि चाहे वो भारत के लोगों को बांध करके लाने का मामला हो, चाहे वो चाबहार बंदरगाह का मामला हो, चाहे ब्रिक्स वाला मामला हो, किसी भी मामले पर नरेंद्र मोदी जी ने कोई उस प्रकार का जवाब भी, प्रतिक्रिया भी व्यक्त नहीं करी सरकार। तो क्या लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा सामरिक हर दृष्टि से हमारे लिए ये जो बंदरगाह है वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। आप ये देखिए, चारबाग की वजह से हम एक तरीके से पाकिस्तान को बाईपास करके सीधे पहुंच सकते हैं बंबई से, अफगानिस्तान की उधर से मदद कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा ट्रेड है, पिछले साल अगर आप देखेंगे तो कंटेनर वाला जो पूरा मामला है उसके रेट में, कार्गो में करीब 30-35% रेट बढ़े हैं, और कंटेनर में 43-44% जो है वो फ्रेट बढ़ा है। तो चारबाग जो है उसमें भारत का करीब अभी भी 4 से 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा 2024 में हमारा उससे समझौता हुआ है, उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट है, और 10 साल का हमारा उससे एग्रीमेंट है। और ये बात अमेरिका को पता थी, अमेरिका ने एक तरीके से उसमें रिलैक्सेशन दिया था, और वो नहीं था। और हमारे पास जो बड़ा मसला है इसके पैरेलल अगर आप देखेंगे तो एक तरफ अमेरिका जो है वो रूस की मदद यूक्रेन के माध्यम से करना चाह रहा है ना, और दूसरी तरफ जो 4 बड़ी कंपनियां रूस से पेट्रोलियम लेकर के भारत आ रही थी और भारत में उसको रिफाइन करके यूरोप को और बाकी जगह कर रही थी, उन 4 पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये एक तरीके से ईरान को भारत को तो घेरना है ही, कि भारत अपने आइसोलेशन में है। आज की तारीख में उसको इतने लंबे रूट से सारे कंटेनर्स और जो सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो अब भारत, चीन, मतलब अमेरिका से बुलवाए। ये उसके पीछे का एक बड़ा कारण जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो
अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट अमेरिका से बुलवाएं, जो इस वक्त ईरान से आ रहे हैं, बाकी जगह से आ रहे हैं। और ये जो भारत की अपनी किस्म की एक सामरिक जो पहुंच थी ईरान तक और अफगानी और पाकिस्तान को बाईपास करके, उसको खत्म करके वो भारत को एक तरीके से घेर लेना चाहता है। और ये बात पर किसी भी तरीके का कोई हमारी तरफ जो 4 कंपनियों पर रोक लगी, उसको लेकर के भारत की तरफ से कहीं से कोई जो है प्रतिक्रिया नहीं आ रही है ईरान में इस एग्रीमेंट को लेकर के। इसके अलावा भारतीय कंपनियों का तेल के जो कंसाइनमेंट है उस पर रोक लगा करके किसी भी तरफ से कुछ नहीं आ रहा है। और ये जो चल रहा है दरअसल वो अमेरिका अंततः ये चाह रहा है कि ईरान को पूरी तरह से आइसोलेट करके उसका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म कर दे। ये बड़ा जो मामला सारा है ये। प्रेशर जी। है ना। ये जो और बड़ा मामला ईरान अब है। इस जी जी बोलिए। हाँ बोलिए। मैं कहता कि ये बहुत बड़ा मामला सामरिक दृष्टि जो हमारा बहुत बड़ा निवेश भी चाबहार बंदरगाह पर हो चुका है। और चाहे वो ब्रिक्स का मामला हो, चाहे हमारे देश के नागरिकों को एक गुलामों की तरह बांध करके भेजने का मामला हो, हाँ। कहीं पर भी मोदी सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पा रही, कुछ मुंह नहीं खोल पा रही है। ये बड़ी हैरानगी होती है। हैरानगी के साथ में बहुत दुख की बात है ये। जी। मतलब ये बहुत दुखद है कि भारत जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में अगर हम अपनी देश की बात नहीं कर पा रहे हैं और देश के नागरिकों के साथ ठीक ये वैसा ही व्यवहार हुआ है जैसा कि अमेरिका में जब गुलामों को अफ्रीका से लाया जाता था बांध करके, वैसा ही व्यवहार किया गया है। और अगर हम लोग नहीं, वो ब्रिक्स वाले मामले में आप देख लीजिए, अगर हम ब्रिक्स जो है वो दुनिया की 45% आबादी को बिलोंग करता है और उसके देश अगर चुप है, और उसमें अगर हम देखें तो एक तरीके से चीन ने रिएक्ट किया है इंडिपेंडेंटली, ब्राजील झुका नहीं है। और ब्राजील का जो भेजने का जो तरीका था उनके वहां के इमिग्रेंट्स को, जो प्रवासियों को, और उस पर ब्राजील ने रिएक्ट किया है। छोटे छोटे लैटिन अमेरिकी राज्य जिसे हम अमेरिका का गलियारा या अमेरिका का पिछवाड़ा कहते थे, वो नहीं दबे हैं। हम उनसे हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए जो दबे हुए हैं, वो क्यों दबे हैं, जबकि हम अमेरिका की इकोनॉमी में एक बड़ा योगदान अपने एनआरआई के माध्यम से कर रहे हैं। जैसा कि प्रोफेसर साहब ने कहा भी कि अमेरिका में जो स्किल्ड या हाईली स्किल्ड लोग हैं उसमें अमेरिका, भारतीयों का बड़ा योगदान है। तो और ये जो सब कुछ है एक तरीके से अपने वॉइस को खत्म कर देना, और वो इसीलिए है कि अगर हम अपने देश के लोगों की वॉइस अपने ही देश में खत्म कर देते हैं तो हमारे सरकारें, जो हमारी सरकार है, उसके पास अब बोलने का नैतिक साहस ही नहीं बचा है। जैसा ये लोहिया ने डर है। बहुत पहले जी। नहीं, ये जो डर कि है डर, मोदी जी की सरकार का, ये भारत का जो डर है अमेरिका की अर्थव्यवस्था से कि भारत विश्व का सबसे बड़ा ताकतवर देश है इस वजह से, या कहीं ये भी छन करके बात आ रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जिस काल को बताते हैं कि मैंने भीख मांगकर जीवन व्यतीत किया, उस समय उनके अमेरिका दौरे बहुत हुए। तो क्या ये तो नहीं है कि ट्रंप के पास मोदी जी के विषय में वो जानकारियां हैं जो उनकी राजनीति में प्रवेश करने से पहले की कुछ ऐसी कमियां हैं ट्रंप के पास जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर मुंह खोलने का साहस नहीं जुटा पा रहे। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने तो बाकायदा जब ट्रंप बोल रहे थे कि हम कितना यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने हाथ झटका और बोला आप झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके का जो रिएक्शन हुआ, लेकिन हम अपने देश में भी नहीं बोल पा रहे हैं, उसके सामने भी नहीं बोल पा रहे। कौन सी जगह, कौन सा स्थान और कौन सा मंच होगा जहां बोल पाएंगे? तो ये कमी क्या लगती है आपको, बड़ी कमी क्या लगती है? बड़ी कमी मुझे लगती है कि एक किस्म की राजनीति की जो परिपक्वता चाहिए और राजनीति की जो समझ चाहिए, वो समझ इस वक्त भारतीय विदेश नीति में खत्म हो गई है। क्योंकि हर जगह जो सर्वे सर्वा हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, और एक किस्म के जो लिटरेट पॉलिटिशियंस हैं जो दुनिया की राजनीति को गवर्न करते हैं, वो अब भारत के पास नहीं है। या तो भारतीय राजनीति में जो वर्चस्व है वो उद्योगपतियों का है या ब्यूरोक्रेट्स का है। राजनीतिज्ञों का वर्चस्व जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे हम लोगों की जो समझ है राजनीति की वो कमजोर होती जाएगी। और वो जो कमजोर होती जाएगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स का अभी भी मैं देख रहा था कि लगातार सुन रहा हूं, वो अमेरिका में वहां के राजदूत रहे हों या रही हों, या यूएनओ में रहे हों या रूस में राजदूत रहे हों, उन सबके जो ट्रंप और जेलेंस्की के बीच के जो संवाद हैं
उसके बाद जो सुन रहा था वो बेसिकली सिर्फ अमेरिका के पक्ष में थे। भारत के जितने कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, उन कैरियर डिप्लोमेट्स में एक भी विचार मैंने किसी का नहीं सुना जो कि एक न्यूट्रल, एक तटस्थ किस्म से बातचीत कर रहा हो। वो पूरी तरह से जो बात है वो जेलेंस्की की कर रहे थे। और ईरान का दबना इसलिए मुश्किल है कि पूरी दुनिया के सामने यूक्रेन का उदाहरण हम आज से देख रहे हैं, पर यूक्रेन रशिया के टूटने के समय, रशिया ने सोवियत रूस के टूटने के समय दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार वाला देश था। और उसको जो पूरी दुनिया ने, यूरोप ने, नाटो ने, अमेरिका ने जो गारंटी सुरक्षा की दी थी, उस वजह से उसने अपने हथियार सरेंडर किए थे। आज उसको जो भुगतना पड़ा है वो हम सबके सामने है, और पूरी दुनिया ने, खासकर यूरोप ने और अमेरिका ने उसको बिट्रे किया है। ईरान उस बात को समझ चुका है, और ईरान बहुत आसानी से इसलिए अपना अब न्यूक्लियर सरेंडर करेगा नहीं, परमाणु आत्मसमर्पण वो करेगा नहीं। वो भले ही परमाणु हथियार बना पाए या ना बना पाए, उस स्थिति में नहीं है। इसलिए ट्रंप वहां से उसको रोकना चाहते हैं, और ये जो पोर्ट्स हैं, बाकी चीजें हैं, उस पर करना चाहते हैं। और अंततः वो अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को नष्ट कर देंगे, जैसा वो करने की कोशिश में हैं, तो सवाल ये है कि अमेरिका की इकोनॉमी भी तो निर्भर दूसरे देशों की इकोनॉमी पर ही करती है। कोई भी इकोनॉमी अपने आप में स्वावलंबी नहीं है, वो भारत की हो या चीन की हो। पर भारत और चीन अभी भी, खासकर चीन, एक ऐसा देश है जो बिना विदेशी सहायता के जी सकता है, क्योंकि उसके पास जो एकमात्र बड़ा सोर्स, जो बड़ी दिक्कत है, वो पेट्रोलियम पदार्थ की है। और उसके पास इस वक्त पूरा अफ्रीका और पूरा गल्फ उसके साथ है। इस बात को हमें मानना पड़ेगा, और डिप्लोमेटिकली वो हमसे बहुत आगे है। आपके हम अनुभव के मजाक आधार बढ़े ही पर जी, आपके जो अनुभव है जीवन के, इसके आधार पर भारत को अमेरिका के खिलाफ कैसे खड़ा होना चाहिए? दरअसल खिलाफ की बात नहीं है, जी, सवाल इस बात का है कि आपको जो वास्तविकता है और जो सच है वो बोलना है। सच कभी किसी के खिलाफ नहीं होता। सच तो सच है, सच सच है। अगर वो किसी के खिलाफ नहीं है, हमें खिलाफ नहीं खड़े हो। जो दुनिया की वास्तविकता है उसके सामने लाना है, और हमारे देश के साधारण नागरिकों का जो हित है, वो हित किसमें है, उस पर बात करना है। हम जो सारी बात कर रहे हैं वो थोड़े से स्टील के एक्सपोर्ट को लेके परेशान हैं, थोड़ी टेक्नोलॉजी को लेके परेशान है, थोड़ा मोबाइल को लेके परेशान है। सवाल 80 करोड़ लोग जो 5 किलो पर जिंदा हैं, वो लोग कैसे अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े, उसके लिए रोजगार चाहिए। और 45% लोग अगर कृषि पर निर्भर हैं, तो वो रोजगार सिर्फ कृषि से ही आ सकता है, या उससे एलाइड, उससे जुड़ी हुई जो चीजें हैं, जो इंडस्ट्री है, उस पर आ सकता है। इसलिए ये जो समय है, ये समय फिर 100 साल पुराना लौटने का है, समझने का है, सोचने का है कि रोजगार कहां से दोबारा से बने। आज बेरोजगारी से सिर्फ भारत ही नहीं, चीन भी परेशान है। और ये सब जानते हैं कि एआई के बाद से रोजगार का सृजन कहां होगा, वो कैसे होगा, ये सोचना पड़ेगा। और इसलिए वो ब्रिक्स को तोड़ने की बात हो या दुनिया के मार्केट की, अमेरिका की इतनी क्षमता नहीं है कि वो पूरी दुनिया की जरूरतों को पूरा कर सकता हो। अमेरिका का इस वक्त जो पूरी लड़ाई है या पूरा जो सोच है, वो उनकी जो दो मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, हथियार और दवाइयां, वो उनका बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहता है। पूरी दुनिया को हथियार से हटा देना चाहता है। वो चाहता है किसी भी तरीके से पूरी दुनिया में हथियारों की मांग दोबारा से हो। अगर अमेरिका की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती तो वो यूएस एड को बंद नहीं करती। उसके थ्रू जो पूरी दुनिया में उनके प्रति वातावरण बनता है उनके पक्ष में, वो नहीं बन रहा है। तो यूएस एड को सिर्फ पैसों के कमी की वजह से ही मुझे लगता है करा गया है। अदरवाइज जो एक माहौल बनता है किसी देश के पक्ष या विपक्ष में, वो उसके कार्यों से, उसके सत्कार्यों से बनता है। और इस बात को ट्रंप नहीं समझते हो ये मैं नहीं मानता, या एलन मस्क नहीं समझते हो मैं नहीं मानता। दरअसल अमेरिका की जो आर्थिक क्राइसिस है, उसके चलते जो ये चल रहा है, और जिस तरीके से उन्होंने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको खत्म किया था,
जो पूरी दुनिया में किया था कि हम, एक जमाना था जब आप देख रहे थे कि पूरी दुनिया से रॉ मटेरियल इन उन्नत देशों पे जा रहा था। अब ये हुआ कि पूरी दुनिया जो है, अब वो तीसरी दुनिया के भारत जैसे देश हैं जिनमें प्रोडक्शन कर रही है, अपने यहाँ जो है वो फिनिश प्रोडक्ट खरीद रही है, पर उससे जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो समझ में आ रहा है। ये जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद का जो पूरा एरा था, उस एरा के लौटने का संदेश है, ये अंदेशा है। बस आखिर इसके समापन पर सरकार की चुप्पी और मीडिया की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? ये दरअसल एक किस्म से सरकार की जो चुप्पी है, वो उसकी जो अपना घरेलू स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, उसमें उसकी जो भयानक विफलता है, उसका द्योतक है ना। अगर क्यूबा जैसा देश खड़ा रह सकता है, अगर पनामा जैसा देश खड़ा रह सकता है, अगर वेनेजुएला खड़ा रह सकता है, अगर चीन खड़ा रह सकता है, तो भारत क्यों नहीं खड़ा रह सकता? इन देशों ने अपने आंतरिक स्थिति को बहुत मजबूत किया है और इस बात के लिए अपने देश को तैयार किया है कि वो विषम परिस्थितियों में खड़े रह सकते हैं। उसको सुविधा भोगी नहीं बनाया है, जैसा भारत ने अपने मध्य वर्ग को एक किस्म से चरित्रहीन बनाया है कि उसके सामने अब कोई रास्ता नहीं है सिवाय एक आराम विलासिता का जीवन जीने की। आज की तारीख में एक प्रोफेसर को 1.5 से 2 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, लेकिन वही संविदा पर जो शिक्षक है, प्रोफेसर लेक्चरर है, वो 20,000 25,000 रुपए पर काम कर रहा है। लेकिन वो जो बीच, उन दोनों के बीच में जो एक मानवता का दौर या रिश्ता होना चाहिए, वो नहीं है। तो ये जो एक वर्ग तैयार हो रहा है या किया गया है भारत में, उसने भारत की रीढ़ तोड़ दी है। भारत की जो सामाजिक रीढ़ है उसको तोड़ दिया है, जो सांस्कृतिक रीढ़ है उसको तोड़ा है। और ये एक बड़ी दिक्कत है जिसको एक हद तक चीन ने और बाकी देशों ने बना के रखा है, जिनको पता था आज नहीं कल अमेरिका इस तरीके से हमारे साथ रिएक्ट करेगा। यूरोप भी आज की तारीख में अमेरिका के सामने खड़े हो सकने की स्थिति में है, बड़े देशों में। और एक किस्म से जो प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश में, उसमें भारत अकेला है जो एक अमेरिका के उपनिवेश जैसा व्यवहार कर रहा है। बड़े भाई